बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज हैं उनको देखने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके जो MCQs थे उनको देखा था। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला लिखना है जो कि हमारे पास होता है Ba3N2। कुछ इस तरीके से ये क्या है हमारे पास बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड आउट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम। एक कंपाउंड का हमने क्या निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला निकालना है, जबकि हमें उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी दिया गया है, उसका मोलर मास भी दिया गया है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है इसकी मदद से हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, जो किस तरीके से होता है, इन सबके मैसेज जो हैं उनके सम के बराबर होता है। तो इसमें क्या आएगा, जो एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास वो क्या है CH2O। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैस ऑफ कार्बन और साथ में मैस ऑफ हाइड्रोजन, चूँकि इसके 2 एटम्स हैं तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में मैस ऑफ ऑक्सीजन को, इन सब के मैसेज को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो मैस ऑफ कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, चूँकि यहाँ पे 2 हैं तो 2 × 1 आएगा। और साथ में मैस ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16 ग्राम है। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 इसका आंसर आता है, जो कि हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस है। और साथ ही हमने जब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बाद टॉपिक को पढ़ रहे थे तब हमने एक फार्मूला देखा था। इसमें था कि जो N है यानी कि जो कॉमन रेशियो होती है वो मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस के बराबर होती है। तो मोलर मैस इसका क्या है वो हमें दिया गया है इसके अंदर, जो कि 180 ग्राम है और एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने अभी निकाला है। तो क्या करेंगे, 180/30 कर देंगे। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 6, यानी कि इनके दरमियान जो सिंपल रेशियो है, कॉमन रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, वो क्या है, 6 की है। फिर हमारे पास एक और फार्मूला था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो N × एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होता है। एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिया गया है और N की वैल्यू हमने अभी निकाली जो कि 6 थी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा जब हमने वैल्यू पुट करेंगे। अब 6 को क्या करना होता है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आएगा ये C6H12O6। ये जो वैल्यूज़ हैं 6, 12 और ये 6, इनको हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है। तो क्या आएगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका हमें उन्होंने मोलिकुलर मैस दिया हुआ था और हमने इसका मोलिकुलर फार्मूला निकाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ H2O। 1.5 ग्राम H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्योंकि हमने इसको पढ़ा है कि 18 ग्राम जो हमारे पास H2O होता है उसके अंदर 6.0 × 10⁻23 जो कि एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो हमने निकालने कितने के हैं, अब 1.5 के। अगर वो 18 ग्राम कहता तो सिंपल उसके अंदर तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते। तो इसको कैसे निकालते हैं, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल जो वाटर का होता है उसका मैस होता है 18 ग्राम और 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमने निकालना है कि 1 ग्राम के अंदर कितना होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप 1 ग्राम करोगे तो 18 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जब आप 18 अब हमने निकालना कितने के है, 1.5 का। अब इसको 1.5 ग्राम बनाने के लिए 1.5 के साथ दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.5 ग्राम जो है H2O का मैस है उसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी, जो कि कितनी है, 5.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। अगर वो कहता है 18 ग्राम तब तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब उसने पूछा कितना था, 1.5 ग्राम पूछा था। तो ये हमने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकाल दिए। अब इसका सिंपल तरीका यही है कि आपसे वो जितना भी पूछ रहा है ना
जितने भी वो दे रहा है मैस के इतने ग्राम के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे कहता है कि 30 ग्राम जो है ना वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ये जो वैल्यू है इसके साथ आपने 18 को डिवाइड करना है और साथ में जो वैल्यू कह रहा है उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो है ना उस मैस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद आ जाए। अगर वो वाटर की ना कहता, किसी और मॉलिक्यूल की कह देता, तो आपको उसके लिए क्या करना था, उसका जो मोलर मैस होता है उसकी वैल्यू भी 1 मोल की जो का मैस जो आ रहा होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपने एवोगैड्रोस वाला टॉपिक जो है ना अच्छे से पढ़ा है तो ये बात भी आपको समझ आ रही होगी कि हर सब्सटेंस का, हर कंपाउंड का जो 1 मोल होता है उसके अंदर तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स जो है वो तो लाजमी होते हैं। अब जो गिवन मैस देगा किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, आपने उसके लिहाज से उसकी वैल्यू बतानी होती है। इस तरीके से उसका जो एक्चुअल मोलर मैस आ रहा होता है उस पर डिवाइड करके जो आपसे गिवन डेटा के अंदर पूछ रहा होता है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल के अंदर और जो एवोगैड्रोस नंबर है उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसका आसानी जवाब है बहुत के अ मोल इज अ यूनिट दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की अमाउंट के बारे में बताता है। और एवोगैड्रो नंबर क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। जबकि जो एवोगैड्रो नंबर है वो नंबर जो पार्टिकल्स होते हैं उस मोल के अंदर, 1 मोल सब्सटेंस के अंदर, उनकी तादाद को बताता है। और साथ में ये है कि 1 मोल जो है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर है। और इसी तरीके से ये क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर की है। इट इज़ यूज इन केमिकल कैलकुलेशन टू रिलेट द मैस टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये अहम पॉइंट है कि ये क्या करता है, केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है ताकि मैस जो है, किसी भी चीज़ का जो मैस है उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट करने के लिए। और ये क्या है, ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है और ये यूज टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल। एक मोल के अंदर जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। आपने ये पॉइंट सेकंड प्रेफरेंस पे लिख देना है और ये जो है ये वैल्यू इसको लास्ट 3rd पॉइंट में लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखनी है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जो है ना, कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो बदले में क्या प्रोडक्ट दे रहा है उसके हमें फार्मूलाज को लिखना है। तो कॉपर का क्या होता है, Cu सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, तो क्या बनेगा कॉपर सल्फेट जो कि CuSO4 है, देन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। तो चलिए इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैं आपको दिखा दूँ जो कि किस तरीके से होती है। आप क्या करोगे, सिंपल तो आपने ये लिख देना है, इन सबके फार्मूलाज लिख देना है, बाद में आपने इसको बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, दोनों साइड पे जो है ना नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हो। कॉपर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब ये कॉपर तो बैलेंस्ड ही है। अब हम सल्फर की बात करें या फिर हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स हैं, जबकि इस तरफ जब आओ तो यहाँ पे भी 2 एटम्स ही हैं, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड ही है। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर के यहाँ पर 1 एटम है और यहाँ पर देखो एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, मतलब 2 एटम सल्फर के आ रहे हैं। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सल्फर तो 2 हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उनकी तादाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद डबल हो जाती है। अब इसकी मुनासबत के साथ हमें इन दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। इस साइड पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 4 हो गए और इस साइड पे भी हाइड्रोजन 4 थे। और ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन इस साइड पे अब 8 हो गए हैं। अब इस साइड पे अगर आए तो हम 4 ये हो गए, 2 ये 6, और इसको जब ऑलरेडी ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये भी 6 ही हो गए। मतलब कि अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज, उनको देखते हैं ज़रा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सिंपल सेम एम्पिरिकल फार्मूला।
यानी डिफरेंट कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम हो सकता है। ऐसा क्यों है? अब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होती है, उसकी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा होता है, और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिंपलेस्ट रेशियो को बता रहा होता है। अब रेशियो तो किसी की भी सेम हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल उसकी नंबर ऑफ एटम्स है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो यही इसका आंसर है कि जो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, एक्चुअल नंबर है, और जो एम्पिरिकल है वो सिंपलेस्ट रेशियो है। इसका आंसर बनेगा कि डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बिकॉज द एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब मेन बात यहाँ से शुरू हो रही है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है जब विच कैन बी सेम, जो कि सेम हो सकती है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एटम्स की एक्चुअल तादाद होती है वो बताता है। और किसी भी दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो कंपाउंड्स की जो है ना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी एक जैसे हो जाए तो उनमें कोई फर्क भी नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन उनकी जो रेशियो है वो सेम हो सकती है। इन सब के अंदर जो n की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट ही होगी। कभी भी दो एटम्स की दो ऐसे सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, उनमें कभी भी जो रेशियो है जो n है वो सेम नहीं आएगी। ये थी इसके अंदर एक्चुअल जो उसकी रियल मतलब रीज़न। अब इसके एग्जांपल भी आप चाहो तो लिख सकते हो, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जाम में पर के ग्लूकोज और एसिटिक एसिड जो है ना उन दोनों का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है। इसका मतलब क्या है कि दे हैव सिमिलर रेशियो बट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि उनकी रेशियो तो सेम है लेकिन उनके जो वो हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस, उनका जो एक्चुअल फार्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन सब के जो हमने क्या करने हैं, केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो लिखने हैं। तो चाहो तो टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट है उसका फार्मूला क्या है, Ca3PO4 ट्वाइस। अब इसका लिखने का भी एक तरीका था कि जो इनके चार्जेस थे उनको हमने क्रिस क्रॉस मेथड के ज़रिए से चेंज कर दिया था। ये भी हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN। अब इन दोनों के ऊपर +3, इसके ऊपर -3 का साइन होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मतलब कि ALN का ही आंसर, इसका फार्मूला है वो ALN ही बनता है। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट। इसका फार्मूला क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O, और इसके साथ C के साथ एक और O भी अटैच होता है और साथ में सोडियम अटैच होता है। तो आप इस तरह भी लिखो तो बेहतर है, अगर चाहो तो इसको अरेंज करके O जो है ना इसको O के साथ 2 लिख दो तो भी ठीक है। नेक्स्ट है अमोनियम कार्बोनेट जो कि है NH4 ट्वाइस इंटू CO3। ये क्या है, ये अमोनिया का फार्मूला होता है और ये कार्बोनेट का है तो अमोनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है बिस्मथ सल्फेट जो कि क्या है Bi2SO4 थ्राइस। ये थे इन सब के फार्मूलाज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ के Why does Avogadro's number have immense importance in chemistry? Avogadro's number की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है केमिस्ट्री के अंदर? क्योंकि ये उस तरह डजन वाला जो एक कंसेप्ट था उसके ज़रिए जो है ना रिलेट करके हमें बता रहा था कि 1 ग्राम के अंदर जो है ना इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या फिर जो 1 मोल होगा किसी सब्सटेंस का उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स मौजूद होंगे। तो इस तरीके से हमें जो उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी थी इसने उससे हमें बचाया था कि हमें हर सब्सटेंस के लिए जो हमारे पास 1 मोल क्वांटिटी में मौजूद था हमें एक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी माइक्रोस्कोपिकली कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। मतलब ये है कि इस चीज़ ने जो है ना एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी को, मतलब जिसे ऐसी स्टडी जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पेश आ सकती थी उसको आसान करके, उसको ग्राम्स के साथ रिलेट करके हमारे लिए जो है ना स्टडी को आसान बनाया। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि एवोगैड्रोस नंबर्स टेल्स अस हाउ मैनी पार्टिकल्स एटम्स, या वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं, आर इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस।
एवोगैड्रो नंबर ने हमें बताया था कि एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितने जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इट हेल्प्स केमिस्ट्स काउंट टिनी पार्टिकल्स यूजिंग मेजरेबल अमाउंट्स। इसने हमें बचा लिया कि हम माइक्रोस्कोप को, इतने बड़े बड़े माइक्रोस्कोप लगा के हर जो है ना उस अमाउंट की जो है ना उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने बैठे, इस चीज़ से हम बच गए। दिस मेक्स केमिकल रिएक्शंस एंड फार्मूलाज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। और इस तरीके से ये सारी स्टडी जो है हमारे लिए आसान हो गई कि हम केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है ना इन नंबर ऑफ एटम्स या फिर जो मैस वगैरह था उसको आसानी के साथ स्टडी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स। ये कंपाउंड है कि जब उसको इसके एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि CH2O है, जब इसको तोड़ा गया इस कंपाउंड को, उसका मैथ भी उसने बताया हुआ है कितना है 8.65। अब मैं फर्ज करूँ कि वो था CH2O। अब उसको जब तोड़ा गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, तो उसके अंदर क्या हुआ, इट गिव्स 5.21 ग्राम ऑफ कार्बन। उसके अंदर जो 5.21 ग्राम थी वो कार्बन थी। टोटल कितना था 8.657 था। जब उसको तोड़ा गया तो उसमें से 5.217 जो थी कार्बन निकली, 0.962 जो है हाइड्रोजन और 2.478 जो थी वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी थी। तो कह रहा है कि इन सब की जो परसेंटेज है वो इस कंपाउंड के अंदर वो बताएं। तो परसेंटेज निकालने का यही फार्मूला होता है जो पहले पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि क्या करते हैं, उसका जो मैस होता है, उस एलिमेंट का मैस बटा टोटल जो मैस होता है कंपाउंड का, उसके ऊपर डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। लास्ट लेक्चर में जो MCQs थे उसमें हमने नाइट्रोजन की क्वांटिटी को निकाला था। तो ये भी उसी तरह का कंसेप्ट है कि आपने ये फार्मूला लिख देना है कैलकुलेशन के अंदर कि जो परसेंटेज निकालनी होती है किसी एलिमेंट की, उसका फार्मूला यही होता है कि मैस ऑफ दैट एलिमेंट ओवर टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये एलिमेंट का मैस उस कंपाउंड के अंदर होता है, ना कि उसका मोलर मैस होता है। मतलब क्या है कहने का कि जो उस कंपाउंड के अंदर आपको मैस दिया गया होता है वो लिखना होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का 5.217 दिया गया है, जबकि इसका एक्चुअल कंपाउंड का जो मैस है वो कितना है 8.657। जब आप इसको डिवाइड करते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आता है 60.26%, यानी कि कार्बन हमारे पास 60.26% मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर। रही हाइड्रोजन की बात, तो हाइड्रोजन का मैस यहाँ पे कितना दिया गया है 0.962 और टोटल मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 8.657। जब डिवाइड किया गया और 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो 11.11% जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का, जो कि कितना था 2.478 ग्राम्स, और उसको जब 8.657 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो 28.63% जो है ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके ये स्टेप्स हैं, चाहे कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के मोल्स लिखने होते हैं। फिर क्या करते हैं, उस मोल रेशियो को यूज करते हुए जो है ना प्रोडक्ट के मोल्स को निकालते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस टू गेट द एक्चुअल मैस ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब उनके मोल्स जो हैं उनको उनके मोलर मैसेज के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और वो उस तरीके से हमारे पास जो है ना एक्चुअल मैस जो होता है उन हर प्रोडक्ट का वो आ जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।